कहानी प्रतिज्ञा का भाग 10 का अगला भाग रश्मि के स्वर में आपके सामने प्रस्तुत। कमला प्रसाद ने घर में कदम रखा। प्रेमा ने जरा घूंघट आगे खींच लिया और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। कमला ने प्रेमा की तरफ ताका भी नहीं। दाननाथ से बोले, भाई साहब, तुमने तो आज दुश्मनों की जबान बंद कर दी। सबके सब घबराए हुए हैं। आज मज़ा तो जब आए कि चंदे की अपील खाली जाए, कौड़ी ना मिले। दाननाथ, उन लोगों की संख्या भी थोड़ी नहीं है, ज़्यादा नहीं तो 20-25 हज़ार तो मिल ही जाएंगे। कमला प्रसाद, कौन? अगर 500 से ज़्यादा पा जाएं तो मूछ मुंडा लूँ, काशी में मुँह न दिखाऊं। अभी 1 हफ्ता बाकी है, घर घर जाऊंगा। पिताजी ने मुकाबले में कमर बांध ली है। वह तो पहले ही सोच रहे थे कि इन विधर्मियों का रंग फीका करना चाहिए, लेकिन कोई अच्छा बोलने वाला नज़र न आता था। अब आपके सहयोग से तो हम सारे शहर को हिला सकते हैं। अभी 1000 लठे तैयार हैं, पूरे 1000। जिस दिन माशा जी की अपील होगी, चारों तरफ रास्ते बंद किए जाएंगे, कोई जाने ना पाएगा। बड़े बड़ों को तो हम ठीक कर लेंगे और ऐरे गैरों के लिए लठैत काफ़ी हैं। अधिकांश पढ़े लिखे आदमी ही उनके सहायक हैं। पढ़े लिखे आदमी लड़ाई झगड़े के करीब नहीं जाते। हाँ, कल एक स्पीच तैयार रखिएगा, इससे बढ़कर हो। उधर उनका जलसा हो, इधर उसी वक्त हमारा जलसा हो, फिर देखिए क्या गुल खिलता है। दाननाथ ने पुचारा दिया, आपको मालूम नहीं कि हुक्काम सब उनकी तरफ हैं। हाकिम जिला ने तो ज़मीन देने का वादा किया है। कमला प्रसाद, हाकिम जिला का नाम सुनकर जरा सिर पिटा गए। कुछ सोचकर बोले, हुक्काम इनकी पीठ भले ही ठोक दे, पर रुपए देने वाले जीव नहीं हैं। पाएँ तो उल्टे बाबू साहब को मूंड लें। हाँ, कलेक्टर साहब का मामला बड़ा बेढब है। अगर कोई बात नहीं, दादाजी से कहता हूँ, आप शहर के 10-5 बड़े बड़े रईसों को लेकर साहब से मिलिए और उन्हें समझाइए कि अगर आप इस विषय में हस्तक्षेप करेंगे तो शहर में बलवा हो जाएगा। यह कहते कहते एकाएक कमला ने प्रेमा से पूछा, तुम किस तरफ हो प्रेमा? प्रेमा ये बातें सुनकर पहले भरी बैठी थी। यह प्रश्न चिंगारी का काम कर गया, मगर कहती क्या? दिल में ऐंठ कर रह गई। बोली, मैं इन झगड़ों में नहीं पड़ती। आप जाने और वो जाने, मैं दोनों तरफ का तमाशा देखूंगी। कहिए अम्मा जी कुशल से हैं? भाभी जी आजकल क्यों रूठी हुई हैं? मेरे पास कई दिन हुए खत भेजा था कि मैं बहुत जल्द मैके चली जाऊंगी। कमला प्रसाद, अभागों के लिए नर्क में भी जगह नहीं मिलती। 1 दर्जन चिट्ठियाँ लिख चुकी है। अगर मैके वाले, मैं तो कोई बात भी नहीं पूछता। कुछ समझ में ही नहीं आता चाहती क्या है। रात दिन जला करती है। शायद ईश्वर ने उन्हें जलने के लिए बनाया है। मैं एक दिन खुद ही मैके पहुंचाए देता हूँ। उन्हें मज़ा तब आवे जब रुपयों की थैली दे दूँ और कुछ पूछूँ ना। उनका जिस तरह जी चाहे खर्च करें। सो यहाँ अपने बाप का भी विश्वास नहीं करते, वह क्या चीज़ है। कमला चला गया। दाननाथ भी उनके साथ बाहर आए और दोनों बातें करते हुए बड़ी दूर तक चले गए। सहसा कमला ने रुक कर कहा, 9:30 बज रहे हैं, चलो सिनेमा देख आए। दाननाथ, इतनी वक्त? कम से कम 1 बजे तक होगा। नहीं साहब, आप जाएं, मैं जाता हूँ। कमला ने दाननाथ का हाथ पकड़कर अपनी ओर घसीटते हुए कहा, जी चलो भी, वहीं होटल में बैठकर खा लेंगे। तुम्हें मैनेजर से मिलाएंगे, बड़ा सोहबती आदमी है, उसी के घर भोजन करेंगे। दाननाथ, नहीं भाई साहब, माफ़ कीजिए, बेचारी औरतें मेरी राह देखती बैठी रहेंगी। कमला, अच्छा, अगर एक दिन 12 बजे तक बैठी रहेंगी तो कौन मरी जाती हैं। औरतों को बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं होता। दाननाथ ने 2-4 बार मना किया, मगर कमला ने ना छोड़ा। दोनों ने मैनेजर के घर भोजन किया और सिनेमा हॉल में जा बैठे। मगर दाननाथ को जरा भी आनंद ना आता था। उनका दिल घर की ओर लगा था। प्रेमा बैठी होगी, अपने दिल में क्या कहती होगी, घबरा रही होगी, बुरा फंसा। कमला बीच बीच में कहता जाता था, यह देखो चैपलिन आया, वाह वाह, क्या कहने हैं पट्टे, तेरे दम का जमुड़ा है। अरे यार, किधर देख रहे हो, जरा इस औरत को देखो। सच कहता हूँ, या मुझे पानी भरने को नौकर रख लें तो रह जाऊँ। वाह, ऐसी परियां भी दुनिया में है। एक हमारा देश खूसट है। तुम तो सो रहे हो जी। बड़ी मुश्किल से अवकाश आया। कमला पान और सिगरेट लेने चले। दाननाथ ने दरवाजे से निकलकर घर की राह ली। प्रेमा ने कहा, बड़ी जल्दी लौटे, अभी 11 ही तो बजे। दाननाथ, क्या कहूँ प्रिय, तुम्हारा भाई साहब पकड़ ले गए। प्रेमा ने तिनक कर कहा, झूठ मत बोलो, भाई साहब पकड़ ले गए? उन्होंने कहा होगा, चलो जी जरा सिनेमा देखा है, तुमने एक बार भी नहीं की होगी। फिर चुपके से चले गए होंगे, जानते तो थे ही लौंडी बैठी रहेगी। दाननाथ, हाँ, कसूर मेरा ही है, मैं न जाता
तो मुझे गोद में न ले जाते, परंतु मैं शील न तोड़ सका। प्रेमा जी, ऐसे ही बड़े शीलवान तो हैं आप, या क्यों नहीं कहते कि वहाँ की बहार देखने को जी ललचा उठा। दाननाथ, कह लो जो चाहे, मगर मुझ पर अन्याय कर रही हो। मैं कैद से छूट कर भागा हूँ, बस इतना ही समझ लो। अम्मा जी भी बैठी हैं। प्रेमा, उन्हें तो भोजन करा के सुला दिया। इस वक्त जागती होती तो तुमसे डंडों से बातें करती, सारी शरारत भूल जाते। दाननाथ, तुमने क्यों न भोजन कर लिया। प्रेमा, सिखा रहे हो तो वह भी सीख लूँगी। भैया से मेल हुआ है तो मेरी दशा भी भाभी की सी होकर रहेगी। दाननाथ इस आग्रह में अनुराग से गदगद हो गए। प्रेमा को गले लगाकर कहा, नहीं प्रिय, मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हें शिकायत का अवसर कभी न दूंगा। चलकर भोजन कर लो। प्रेमा, और तुम। दाननाथ, मैं तो भोजन कर आया। प्रेमा, तो मैं भी कर चुकी। दाननाथ, देखो प्रेमा, देख न करो, मैं सच कहता हूँ, खूब चक्कर खा आया हूँ। आज बहुत प्रसन्न थे। जिस आनंद की, जिस शंका रहित आनंद की कल्पना की थी, आज कुछ आभास हो रहा था। उनका दिल कह रहा था, मैं व्यर्थ ही इस पर शंका करता हूँ। प्रेमा मेरी है, अवश्य मेरी। अमृत राय के विरुद्ध आज मैंने इतनी बातें की और फिर कहीं भी तीवर नहीं मैला हुआ। आज 8 महीनों के बाद दाननाथ को जीवन के सच्चे आनंद का अनुभव हुआ। प्रेमा ने पूछा, क्या सोचते हो। दाननाथ, सोचता हूँ मुझसा भाग्यवान संसार में दूसरा कौन होगा। प्रेमा, मैं तो हूँ। दाननाथ, तुम देवी हो प्रेमा, और तुम मेरे प्राणेश्वर हो। 6 दिन बीत गए। कमला प्रसाद और उनके मित्र बंद रोज आते और शहर की खबरें सुना जाते। किन किन रईसों को तोड़ा गया, किन किन अधिकारियों को फांसा गया, किन किन मोहल्लों पर दावा हुआ, किस किस कचहरी, किस किस दफ्तर पर चढ़ाई हुई, यह सारी रिपोर्ट दाननाथ को सुनाई जाती। आज यह भी मालूम हो गया कि साहब बहादुर ने अमृत राय को जमीन देने से इनकार कर दिया। ईंट पत्थर अपने घर में भर रखे हैं, बस कॉलेजों के थोड़े से विद्यार्थी रह गए, सो उनका क्या किया हो सकता है। दाननाथ इन खबरों को प्रेमा से छिपाना चाहते थे, पर कमला प्रसाद को कब चैन आता था। वह चलते वक्त संक्षिप्त रिपोर्ट उसे भी सुना देते। 7वें दिन दोपहर को कमला प्रसाद अपने महल के और कितने ही आदमियों के साथ आए और बोले, चलो जरा बाहर का चक्कर लगाएं। दाननाथ ने उदासीन भाव से कहा, मुझे ले जाकर क्या कीजिएगा, आप लोग तो हैं ही। कमला प्रसाद, जी नहीं, जरा चलकर रंग तो देखो। 1000 आदमी ऐसे तैयार कर रखे हैं जो अमृत राय का व्याख्यान सुनने के बहाने जाएंगे और इतना कोलाहल मचाएंगे कि लाला साहब स्पीच न दे सकेंगे। टाइम टाइफिस होके रह जाएगा। 200-300 आदमियों को सिखा रखा है कि एक एक पैसा चंदे देकर चले आए। जरा चलकर उन सबों की बातें तो सुनो। दाननाथ, अभी मेरा व्याख्यान तैयार नहीं हुआ है, उधर गया तो फिर अधूरा रह जाएगा। कमला प्रसाद, वाह, इतने दिनों तक क्या करते रहे भले आदमी, अच्छा जल्दी से लिखा लो। यह कहते हुए कमला प्रसाद अंदर चले गए। प्रेमा आज की रिपोर्ट सुनने के लिए उत्कंठित हो रही थी। बोली, आइए भैया जी, आज तो समर का दिन है। कमला ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, कैसा समर, चुटकी बजाकर यूँ उड़ा दूंगा। प्रेमा, मारपीट न होगी। कमला प्रसाद, मारपीट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, वह लोग छेड़ेंगे तो इसके लिए भी तैयार हैं। उनके जलसे में हमारे भी आदमी अधिक होंगे, इसका प्रबंध कर लिया गया है। स्पीच होने ही न पाएगी, रईस तो एक भी न जाएगा। हाँ, 2-4 बिगड़े दिल जो अमृत राय के मित्र हैं भले ही पहुंच जाएंगे, मगर उनसे क्या मिलना है। देने वाले तो सेठ महाजन है, इनसे हमने पहले ही गांठ कर लिया है। प्रेमा को बड़ी चिंता हुई। जहाँ इतने विरोधी जमा हो, दंगा हो जाने की प्रबल संभावना थी। कहीं ऐसा न हो कि मूर्ख जनता उन पर टूट पड़े। क्या उन्हें इन बातों की खबर तक न पहुंची होगी। सारे शहर में जिस बात की चर्चा हो रही, क्या उनके कानों तक न पहुंची होगी। उनके भी तो कुछ न कुछ सहायक होंगे। फिर वह क्यों इस जलसे को स्थगित नहीं कर देते, क्यों अपनी जान के दुश्मन हुए हैं। आज इन लोगों को जलसा कर लेने दें। जब ये लोग जरा ठंडे हो जाएं तो 2-4 महीने बाद अपना जलसा करें। मगर वह तो हठी जीव है, आग में कूदने का तो उन्हें जैसे मरज है। क्या मेरे समझाने से वह मान जाएंगे। कहीं ऐसा तो न समझेंगे कि यह भी अपने पति का पक्ष ले रही है। 2-3 घंटे तक प्रेमा इसी चिंता में पड़ी रही, कोई बात निश्चय न कर पाती थी। 2-3 बार पत्र लिखने बैठी, पर यह सोचकर दब गई कि कहीं पत्र उन्हें न मिला तो संभव है वह घर पर न हो, आदमी उन्हें कहाँ खोजता फिरेगा। 4 बजे दाननाथ अपने जत्थे के साथ अपने जलसे में शरीक होने चले। प्रेमा को उस समय अपनी दशा पर रोना आया। ये दोनों मित्र जिनमें दांत काटी रोटी थी, आज एक दूसरे के शत्रु हो रहे हैं और मेरे कारण।
अमृत राय से पहले मेरा परिचय न होता तो आज ऐसी लाग डांट क्यों होती। वह मानसिक व्यग्रता की दशा में कभी खड़ी हो जाती, कभी बैठ जाती। उसकी सारी करुणा, सारी कोमलता, सारी ममता उसे अमृत राय को जलसे में जाने से रोकने के लिए उनके घर जाने की प्रेरणा करने लगी। उसका स्त्री सुलभ संकोच एक क्षण के लिए लुप्त हो गया। एक बार भय हुआ कि दाननाथ को बुरा लगेगा, लेकिन उसने इस विचार को ठुकरा दिया। तेजमय गर्व से उसका मुख उद्दीप्त हो उठा। मैं किसी की लौंडी नहीं हूँ, किसी के हाथ अपनी धारणा नहीं बेची है। प्रेम पति के लिए है, पर भक्ति सदा अमृत राय के साथ रहेगी। सहसा उसने कार को बुलाकर कहा, एक तांगा लाओ। माता ने पूछा, कहाँ जाएगी बेटी? प्रेमा, जरा बाबू अमृत राय के घर तक जाऊंगी। अम्मा जी, मुझे भय है कि आज अवश्य फसाद होगा। उनको मना कर दूं कि जलसे में न जाएं। माता, बड़ी अच्छी बात है बेटी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरी बात वह न टालेगा। जब नन्हा था तभी से मेरे घर आता जाता था। न जाने ऐसी क्या बात पैदा हो गई कि इन दोनों में ऐसी अनबन हो गई। बहू, मैंने दो भाइयों में भी ऐसा प्रेम नहीं देखा। प्रेमा, यह सब भैया का पढ़ाया हुआ पाठ है। उन्हें आराम से बाबू अमृत राय से चिढ़ है। उनका विचित्र स्वभाव है। उनसे बढ़कर योग्य और कुशल होना अपराध है जिसे वह क्षमा नहीं कर सकते। माता, दानू बेचारा भूला उनकी बातों में आ गया। तांगा आ गया। दोनों अमृत राय के घर चली। वहाँ मालूम हुआ कि वह 10 मिनट हुए टाउन हॉल चले गए। प्रेमा अब असमंजस में पड़ी। टाउन हॉल में हजारों आदमी जमा होंगे, सबके सब छटे हुए सौदे। वहाँ जाना तो उचित नहीं, लेकिन शायद अभी जलसा शुरू न हुआ हो और अमृत राय से दो चार बातें करने का अवसर मिल जाए। ज़्यादा सोच विचार का समय नहीं था। तांगे वाले से बोली, टाउन हॉल चलो, खूब तेज, तुम्हें 1 रुपया इनाम दूंगी। मगर तांगे का घोड़ा दिन भर का थका हुआ कहाँ तक दौड़ता। कोचवान बार बार चाबुक मारता था, पर घोड़ा गर्दन हिलाकर रह जाता था। टाउन हॉल आते आते 20 मिनट लग गए। दोनों महिलाएं जल्दी से उतरकर हॉल के अंदर गईं तो देखा अमृत राय मंच पर खड़े और सैकड़ों आदमी नीचे खड़े शोर मचा रहे। महिलाओं के लिए एक बाजू में चिक पड़ी हुई थी। दोनों चिक की आड़ में खड़ी थी। भीड़ इतनी थी और इतने सौदे जमा थे कि प्रेमा को मंच की ओर जाने का साहस न हुआ। अमृत राय ने कहा, सज्जनों, कृपया शांत हो जाइए। मुझे कोई लंबा व्याख्यान नहीं देना है। मैं केवल 2-4 बातें आपसे निवेदन करके बैठ जाऊंगा। कई आदमियों ने चिल्ला कर कहा, धर्म का द्रोही है अमृत राय। कौन कहता है मैं धर्म का द्रोही हूँ? कई आवाज़ें आई, और क्या हो तुम? बताओ, कौन से वेद पढ़े हो? इस पर चारों ओर से तालियां पड़ गई और लोगों ने शोर मचाकर आसमान सिर पर उठा लिया। अमृत राय ने फिर कहा, मैं जानता हूँ कुछ लोग यहाँ सभा की कार्रवाई में विघ्न डालने का निश्चय करके आए हैं। जिन लोगों ने उन्हें सीखा पढ़ाकर भेजा उन्हें मैं जानता हूँ। इस पर एक महाशय बोले, आप किसी पर आक्षेप क्यों लगाते हो? इसका फल बुरा होगा। अमृत राय के पक्ष के युवक ने झल्लाकर कहा, आपको यदि यहाँ रहना है तो शांत होकर व्याख्यान सुनिए, नहीं तो हॉल से चले जाइए। कई आदमियों ने लकड़ियाँ संभालते हुए कहा, हॉल किसी के बाप का नहीं, अगर कुछ गुर्दा रखते हो तो उतर आओ नीचे। अमृत राय ने जोर से कहा, क्या आप लोग फसाद करने पर तुले हैं? याद रखिए, अगर फसाद हुआ तो इसका दायित्व आपके ऊपर होगा। कई आदमियों ने कहा, तो क्या आप फांसी पर चढ़ा देंगे? आप ही का संसार के में अखंड राज्य है, आप ही जर्मनी के कैसर हैं। इस पर चारों ओर तालियां पड़ी और काकाओं ने हॉल की दीवारें हिला दी। एक गुंडे ने, जिसकी आंखें भंग के नशे में चढ़ी हुई थी, आगे बढ़कर कहा, बखान पीछे हुई, आओ हमर तुम्हार पहले एक पकड़ हो ही जाए। कॉलेज के एक युवक ने आपे से बाहर होकर उस गुंडे को इतने जोर से धक्का दिया कि वह कई आदमियों के संभालने पर भी न संभला। फिर क्या था, सैकड़ों आदमी छड़ियाँ कुर्सियाँ ले लेकर मंच की ओर लपके। कॉलेज के सभी विद्यार्थी पहली सफ में बैठे हुए थे। उनका भी खून गर्म उठा। उन्होंने भी कुर्सियाँ उठाई। अमृत राय मंच से उतर आए और विद्यार्थियों को समझाने की चेष्टा करने लगे, मगर उस वक्त कौन किसकी सुनता। निकट था कि दोनों पक्षों में घोर युद्ध छिड़ जाए कि सहसा एक महिला आकर मंच पर खड़ी हो गई। सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। उसके विशाल नेत्रों में इतनी विनय थी और दीपक की भांति चमकते हुए मुखमंडल पर इतनी याचना थी कि कुर्सियां ऊपर उठी रह गई, डंडे नीचे आ गए। प्रत्येक हृदय में प्रश्न हुआ, यह युवती कौन है? यह मोहिनी कहाँ से अवतरित हो गई? सभी चकित होकर उसकी ओर ताकने लगे। महिला ने प्रकंपित स्वर में कहा, सज्जनों, आपके सम्मुख आपकी बहन, आपकी कन्या खड़ी आपसे भिक्षा मांग रही है, उसे निराश न कीजिएगा। एक वृद्ध महाशय ने पूछा, आप कौन है? महिला, मैं आपके शहर के रईस लाला बद्री प्रसाद की कन्या हूँ और इस नाते आपकी बहन
और बेटी हूँ, ईश्वर के लिए बैठ जाइए। बहन को क्या अपने भाइयों से इतनी याचना करने का अधिकार नहीं? यह सभा आज इसलिए की गई कि आपसे इस नगर में एक ऐसा स्थान बनाने के लिए सहायता मांगी जाए जहाँ हमारी अनाथ आश्रयहीन बहनें अपनी मान मर्यादा की रक्षा करते हुए शांति से रह सकें। कौन ऐसा मोहल्ला है जहाँ ऐसी 10-5 बहनें नहीं हैं? उनके ऊपर जो बीतती है वह क्या आप अपनी आंखों से नहीं देखते? कम से कम अनुमान तो कर ही सकते हैं। वे जिधर आंखें उठाती हैं उधर ही उन्हें पिशाच खड़े दिखाई देते हैं, जो उनकी दीनावस्था को अपनी कुवासनाओं के पूरा करने का साधन बना लेते हैं। हमारी लाखों बहनें इस भांति केवल जीवन निर्वाह के लिए पतित हो जाती हैं। क्या आपको उन पर दया नहीं आती? मैं विश्वास से कह सकती हूँ, अगर उन बहनों को रूखी रोटियों और मोटे कपड़ों का भी सहारा हो तो वे अंत समय तक अपने सतीत्व की रक्षा करती रहें। स्त्री हारे दर्जे की दुराचारिणी होती है। अपने सतीत्व से अधिक उसे संसार की और किसी वस्तु पर गर्व नहीं होता, न वह किसी चीज़ को इतना मूल्यवान समझती है। आप सभी सज्जनों की कन्याएं और बहनें होगी, क्या उनके प्रति आपका कोई कर्तव्य नहीं है? और क्या आप लोगों में एक भी ऐसा पुरुष है जो इतना पाषाण हृदय हो? मैं यह नहीं मान सकती। यह कौन कह सकता है कि अनाथों की जीव रक्षा धर्म विरुद्ध है? जो यह कहता है वह धर्म के नाम को कलंकित करता है। दया धर्म मूल है। मेरे भाई बाबू अमृत राय ने ऐसा स्थान बनवाने का निश्चय किया है। वह अपनी सारी संपत्ति उस पर अर्पण कर चुके हैं। अब वह इस काम में आपकी मदद मांग रहे हैं। जिस आदमी के पास कल लाखों की जायदाद थी आज भिखारी बनकर आपसे भिक्षा मांग रहा है। आप में सामर्थ्य हो तो भिक्षा दीजिए, न सामर्थ्य हो तो कह दीजिए भाई दूसरा द्वार देखो, मगर उसे ठोकर तो न मारिए, उसे गालियां तो न दीजिए। यह व्यवहार आप जैसे पुरुषों को शोभा नहीं देता। एक सज्जन बोले, कमला बाबू को क्यों नहीं समझाती? दूसरे सज्जन बोले, और बाबू दाननाथ भी तो हैं। प्रेमा एक क्षण के लिए घबरा गई। इस आपत्ति का क्या उत्तर दे? आपत्ति सर्वथा न्याय संगत थी। जो अपने घर के मनुष्यों को नहीं समझा सकता वह दूसरों को समझाने के लिए किस मुंह से खड़ा हो सकता है? खुद सोचकर बोली, हाँ अवश्य है, लेकिन मुझे आधा घंटे तक पहले तक बिल्कुल मालूम न था कि उन लोगों के सामाजिक उपदेशों का यह फल हो सकता है जो सामने दिखाई दे रहा है। पिता हो, पति हो या भाई हो, यदि उसने इस सभा में विघ्न डालने का प्रयत्न किया तो मैं इस काम को हेय समझती हूँ, लेकिन मुझे विश्वास नहीं आता कि कोई विचार वाला मनुष्य इतनी छोटी बातें कर सकता है। एक मोटे ताजे पगड़ी वाले आदमी ने कहा, और जो हम कमला बाबू से पूछाए दे, इसका यहाँ हमका यहाँ का लेवे का रहा जौन एतौन वहीं लोग भेजन रहा तब आयन। गुंडे का हृदय कितना सरल कितना न्यायप्रिय था। उसे अज्ञात हो रहा था कि अमृत राय अधर्म का प्रचार नहीं धर्म का प्रचार कर रहे हैं। स्वयं उसकी एक विधवा बहन हाथ से निकली चुकी थी। ऐसी उपयोगी संस्था का विरोध करते हुए उसे अब लज्जा आ रही थी। वह इस अपराध को अपने ऊपर न लेकर मंत्रदाताओं के ऊपर छोड़ रहा था। प्रेमा ने इसी तरह कोई आधे घंटे तक अपनी मधुर वाणी, अपने निर्भय सत्य प्रेम और अपनी प्रतिभा से लोगों को मंत्रमुग्ध रखा। उसका आकस्मिक रूप से मंच पर आना जादू का काम कर गया। महिला का अपमान करना इतना आसान न था जितना अमृत राय का। पुरुष का अपमान एक साधारण बात है, स्त्री का अपमान आग में कूदना है। फिर स्त्री कौन? शहर के प्रधान रईस की कन्या। लोगों के विचारों में क्रांति सी हो गई। जो विघ्न डालने आए थे वे भी पग उठे। जब प्रेमा ने चंदे के लिए प्रार्थना करके अपना आंचल फैलाया तो वह दृश्य सामने आया जिसे देखकर देवता भी प्रसन्न हो जाते। सबसे बड़ी रकमें उन गुंडों ने दी जो यहाँ लाठी चलाने आए थे। गुंडे अगर किसी की जान ले सकते हैं तो किसी के लिए जान दे भी सकते हैं। उनको देखकर बाबुओं को भी जोश आया। जो केवल तमाशा देखने आए थे वे भी कुछ न कुछ दे गए। जन समूह विचार से नहीं आवेश से काम करता है। समूह में ही अच्छे कामों का नाश होता है और बुरे कामों का भी। कितने मनुष्य तो घर से रुपए लाए, सोने की अंगूठियों ताबीजों कंठों का ढेर लग गया जो गुंडों की कीर्ति को उज्जवल कर रहा था। 10-20 गुंडे तो प्रेमा के चरण छूकर घर गए। वे इतने प्रसन्न थे मानो तीर्थ करके लौटे हों। सभा विसर्जित हुई तो अमृत राय ने प्रेमा से कहा, यह तुमने क्या अनर्थ कर डाला प्रेमा? दाननाथ तुम्हें मार ही डालेगा। प्रेमा ने हंसकर कहा, जब इन उजड़ों को मना लिया तो उन्हें भी मना लूँगी। अमृत राय, हाँ प्रेमा तुम सब कर सकती हो। मैं तो आज दंग रह गया, अपनी भूल पर पछताता हूँ।
प्रेमा ने कठोर होकर कहा, अपने ही हाथों तो। यह था प्रतिज्ञा कहानी का भाग 10 रश्मि के स्वर में।